शुभारंभ के लिए आज यह तिथि तय की गई है, यानी कल से विशेषज्ञ चिकित्सक आयुष पद्धति के माध्यम से यहां पर मरीजों को नियमित देखना प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा लाभ इसका भटक, चरगावा, पिपराइच, बगल में परतावल, पनियरा और गोरखपुर जनपद के सभी वासियों को, महाराजगंज जनपद वासियों की इसके बाद तुरंत महाराजगंज जनपद लग जाता है, इन सबको प्राप्त होने वाला है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको मैं इस बात के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ चुका है। पहले केवल गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, उधर बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, नेपाल के सभी लोगों को, बिहार के लोगों को, सबको गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आना होता था। लेकिन आपने अच्छी सरकार चुनी और केंद्र में मोदी जी ने अपना आशीर्वाद दिया। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज परिणाम क्या है? गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो बंदी के कगार पर था, उसमें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना हो गई। गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो गई। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य प्रारंभ होने वाला है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। बस्ती में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। संत कबीर नगर में भी हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथ के माध्यम से जहां आगे बढ़ रही है, वहीं साथ ही साथ परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुष के माध्यम से भी हम लोगों को आरोग्यता, संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा सकें। इसके लिए महसूस किया गया कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जो वास्तव में आयुष की धरती है, क्योंकि आयुष की धरती थी इसलिए भगवान को और सभी ईश्वरीय अवतारों को बार बार इस धरती पर आना पड़ा। इसलिए एक विश्वविद्यालय इसका बनाया जाए और भाइयों बहनों, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को, भारत की चिकित्सा पद्धति को, दुनिया की परंपरागत जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की पद्धतियां हैं, इसे आगे बढ़ाने के लिए यह विश्वविद्यालय आज गोरखपुर में स्थापित हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी ने 28 अगस्त 2021 को इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। आधारशिला रखने के बाद जब एक कार्यक्रम आगे बढ़ा, आज यहां पे ओपीडी का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। ओपीडी प्रारंभ हो गई है, यानी अब यहां पे मरीज देखे जाएंगे और बहुत शीघ्र जब भवन बनकर के तैयार होंगे अगले 6-8 महीने में, तो यहां पर आयुर्वेद की पद्धति से, होम्योपैथ की पद्धति से, यूनानी पद्धति से, सिद्धा की पद्धति से
योग और नेचुरोपैथी की पद्धति से उपचार की बेहतरीन सुविधा भी देने का एक कार्य यहां से प्राप्त होने वाला है। एक तरफ आरोग्यता का कार्य और दूसरी तरफ इसका लाभ क्या होने वाला है। 2 प्रकार के लाभ होंगे। एक, आयुष पद्धति से किसानों को, आम नागरिक को जोड़ने के लिए क्या कार्य होगा। कौन कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो इस आसपास के क्षेत्र में उगती हैं, उसका कलेक्शन यहां के नागरिकों के द्वारा होगा, उनकी अतिरिक्त आय होगी। खेत में अगर हर्बल पद्धति से आप खेती करना प्रारंभ करेंगे और हर्बल खेती करना प्रारंभ करेंगे तो उसका परंपरागत धान, गेहूं से ज्यादा दाम आपको मिलेगा और उसका सेंटर या आयुष विश्वविद्यालय बनेगा, जहां पर किसान अपनी उपज को लेके आएगा या खरीदेगा और किसान को उसका कई गुना दाम देगा। किसान के जीवन में खुशहाली आएगी, अनेक नौजवानों को उसके साथ, रोजगार के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और यही नहीं, जब विश्वविद्यालय यहां पे पूरी तरह काम करने लग जाएगा तो अगल बगल बहुत सारे लोगों को नौकरी, रोजगार और साथ साथ अपना व्यवसाय करने का भी एक अवसर प्राप्त हो जाएगा। यानी एक विश्वविद्यालय सैकड़ों लोगों के लिए नौकरी और रोजगार तो लेके आता ही है, हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन का एक कारक बन जाएगा। कहीं पे लोग आयुर्वेदिक पद्धति से जड़ी बूटियों को उगाने का काम करेंगे, औषधीय पौधों, औषधीय खेती करना प्रारंभ करेंगे। कहीं पर उन्हें व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होगा, किसी को दुकान लगाने का अवसर प्राप्त होगा, किसी को आयुष विश्वविद्यालय में नौकरी की सुविधा उपलब्ध होगी। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से लोगों को जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और यह एक अवसर है आप सबके लिए, जब यह आयुष पद्धति से ओपीडी का कार्य प्रारंभ हो रहा है। आज आयुष विभाग के मंत्री भी हैं, यहां के लोकप्रिय सांसद भी हैं, लोकप्रिय विधायक भी हैं, गोरखपुर जनपद के हमारे सभी लोकप्रिय जनप्रतिनिधिगण भी हैं। इन सब की उपस्थिति में, प्रशासन की उपस्थिति में आपको ये समर्पित किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही दिन में शिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। भगवान शिव देवादिदेव महादेव हैं। शिव की ताकत का एहसास हम सबको लगा सकते हैं कि भगवान शिव जहर को भी आत्मसात करते हैं, लेकिन कभी किसी का अकल्याण नहीं करते, यानी कल्याण ही कल्याण करते हैं। शिव का मतलब ही कल्याण है। आयुर्वेद की पद्धति से, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, योग और नेचुरोपैथी की पद्धति से चिकित्सा का मार्ग खुलना भगवान शिव के प्रति, और बाबा गोरखनाथ तो शिव के ही प्रतीक हैं, उनके प्रति ये सच्ची श्रद्धा का एक भाव है, कृतज्ञता का भाव है कि हम सब उनके प्रति एक कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए आज यहां पर इस विश्वविद्यालय की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, इसके माध्यम से यहां के युवाओं को उच्च शिक्षा अर्जित करने के लिए एक नया मंच देने जा रहे हैं। आज भारत के पास टूरिज्म के जो अनेक अवसर हैं, उन अनेक अवसरों में से एक महत्वपूर्ण अवसर होता है जब हम लोग यहां के माध्यम से बहुत सारे उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। यह तो टूरिज्म उसमें से एक है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जब काशी विश्वनाथ धाम देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लाखों लोग पृथ्वी में जाकर के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, लाखों लोग अयोध्या जा रहे हैं।
ऐसे ही हर तीर्थ स्थल में लाखों लोगों की भीड़ लगी है। ये केवल श्रद्धा ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार भी होता है, उसके माध्यम से रोजगार मिलता है लोगों को। कोई टैक्सी चालक होगा, कोई होटल संचालक होगा, कोई फूल पत्ती बेचने वाला होगा, कोई प्रसाद बेचने वाला होगा। इन सबको तो वहां से रोजगार मिलता ही है, लेकिन साथ साथ उस सिटी के बारे में, उस नगर के बारे में, वहां की प्रगति के बारे में लोगों को नजदीक से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से सौभाग्यशाली है कि दुनिया के श्रद्धालु जनों को अपने आकर्षित करने के लिए सभी प्रकार के धार्मिक स्थल हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास पर्यटन विकास के अनेक संभावनाएं हैं और जिसमें ढेर सारी संभावना छुपी हुई है, वह है हेल्थ टूरिज्म में। हेल्थ टूरिज्म एलोपैथ में कम, आयुर्वेद में, योग और प्राकृतिक चिकित्सा में ज्यादा संभावना छुपी हुई है और इस संभावना में यह एक नया अवसर देगा यहां के लोगों के लिए। यहां पे डिप्लोमा के कोर्स चलेंगे, सर्टिफिकेट कोर्स चलेंगे, विश्वविद्यालय अपना डिग्री कोर्स चलाएगा, यहां के युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। आप गांव-गांव और घर-घर में आयुर्वेदिक पद्धति से, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार के नए माध्यम ढूंढ पाएंगे, लोगों को नया कार्य दे पाएंगे। और यहां पर तो अच्छी मिट्टी है, अच्छा पानी है, बगल में इतना भारी जंगल भी पड़ा हुआ है। इस सब का लाभ आपको प्राप्त होगा। दुनिया यहां पर टूट पड़ेगी आकर के कि लोगों को आरोग्यता प्राप्त होगी, पूरी दुनिया यहां आएगी। इसके लिए इस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, अभी हम लोगों ने लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। पूरी दुनिया आज उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर निवेश करने की इच्छुक है। पूरी दुनिया में आ रही है। यानी जितने प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं 33.5 लाख करोड़ का, इससे मालूम है कितने लोगों को नौकरी मिलने वाली है। 95 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की संभावना इससे बन पाएगी। आप अनुमान कर लीजिए, यूपी के नौजवानों को पहले नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाना होता था, दूसरे देशों में जाना होता था, और आज जब उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही कार्य मिलेगा, उनको फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तब अन्य क्षेत्रों से, अन्य देशों से लोग भाग करके उत्तर प्रदेश में आएंगे और फिर कहेंगे कि साहब यहां के नौजवान को हम भी देखना चाहते हैं, अच्छा कार्य कैसे होता है। ये आबादी, युवा ताकत हमारी, युवा ऊर्जा है, ये प्रतिभा है हमारी। इसका बेहतर उपयोग समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए करना है। इसे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना है, अच्छा प्रशिक्षण देना है, इसके स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य करना है। और इसके लिए हर एक संस्था को जुड़ना पड़ेगा अन्नदाता किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, नागरिकों के साथ। सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे। मेरा ये मानना है ढेर सारी संभावनाएं इसके माध्यम से हम विकसित कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने आज प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। अब कोई जनपद ये नहीं कह सकता कि हमारे जनपद में निवेश नहीं हो रहा है। हर एक जनपद में हम लोग ये देने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, विकास समान रूप से प्रदेश के अंदर हर एक जगह होने जा रहा है। इसका लाभ भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर यहां पे ओपीडी का जो कार्य कल से प्रारंभ हो जाएगा, मैं यहां के लिए आयुष विभाग को, माननीय कुलपति जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आयुष विश्वविद्यालय नवंबर-दिसंबर तक बन करके तैयार हो। धन्वंतरी जयंती के अवसर पर प्रयास होना चाहिए कि हम आयुष विश्वविद्यालय के मुख्य भवन को भव्य रूप में देख सकें, क्योंकि भगवान धन्वंतरी की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश ही है।
और उस अवसर पर हम उस भव्य भवन को देख सकें, जिससे नए सत्र में इस विश्वविद्यालय के द्वारा केवल प्रदेश भर के महाविद्यालयों में ही प्रवेश की प्रक्रिया का संचालन न हो, बल्कि नए सत्र में यहां पर भी अगले वर्ष प्रवेश हो सके, यह भी कार्य हम सबको तय करना है। आज के इस अवसर पर मैं आयुष की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम कदम से कदम मिला करके उत्तर प्रदेश को भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में स्थापित करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज मेरी बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी है। मेरी बहनों, आज तुम्हारा भाई तुमसे बात करते हुए अभिभूत है। मैं बहनों को मानता हूं, केवल नारी नहीं श्रद्धा है। गंगा गीता गायत्री है बहनें, सीता सत्या सावित्री है बहनें, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बहनें। ये वो धरती है जहां कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां निवास करेंगे? जहां मां, बहन और बेटी को इज्जत, मान, सम्मान की नजर से देखा जाएगा, वहीं देवता निवास करेंगे, वहीं भगवान निवास करेंगे। और इसलिए बहनों की, बेटियों की, माताओं की इस देश ने हमेशा इज्जत की। महिला सशक्तिकरण, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महिला सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा, और महिला अगर सशक्त नहीं हुई तो परिवार भी सशक्त नहीं हो सकता। इसलिए मेरी बहनों, सबसे पहले, क्योंकि मैं तो गांव का रहने वाला हूं, बचपन से मैंने अपने गांव में देखा था बहनों के साथ भेदभाव होता था परिवार में, और मां भी भेदभाव करती थी। बेटा आए तो बधाई गाए, ढोल बजाए, गीत गाए, और बेटी पैदा हो गई तो मां का चेहरा भी उतर जाए, जैसे बिटिया नहीं आ गई हो, कोई आफत आ गई हो। बेटी बोझ मानी जाती, और तब मेरे मन में ये तकलीफ और पीड़ा होती थी, हे भगवान, एक मां की कोख से बेटा भी जन्म ले, बेटी भी जन्म ले, लेकिन बेटी बेटे के स्वागत करो। और कई बार तो आधुनिक युग में यह भी हुआ कि पता चल गया कि कोख में बेटी है तो कोख को ही कत्ल खाना बना दिया, बेटियां कोख में मारी जाने लगी, बेटे बढ़ गए, बेटियों की संख्या कम हो गई, और तब दिल पीड़ा से भरता था और कहता था, हे भगवान, यह अन्याय कब तक होगा। और उसी पीड़ा में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो कई बार यह कहा जाता था, शादी बोझ है, दहेज का इंतजाम कहां से करोगे। एक जगह में विधायक भी नहीं, एक सभा में बोला था, छोटी सी सभा थी, मैं कहीं बेटी को भी आने दो, बेटी है कोई कल है, तो एक गुड़िया में खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? हंदो बेटी को, हंदो बेटी को लगा है। तो मुझे लगा शिवराज ऐसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और जब मैं विधायक बना तो विधायक बनने के बाद बेटियों की शादी अपने क्षेत्र में शुरू की थी मैंने, लेकिन उससे कितनी शादी करता, सांसद था, शादी करता रहा, लेकिन मन में ये चुभन थी कि बेटी की शादी बोझ है, तो इसके लिए कोई योजना बने। और मेरी बहनों, मुख्यमंत्री बनते ही हमने कन्या विवाह योजना शुरू कर दी कि गरीब बेटियों की शादी की जरूरत मां को करने की जरूरत नहीं है, पिता को जरूरत करने की नहीं है, मामा करवाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बन गई। लेकिन कमलनाथ, तुमने सरकार में आती सिंधिया जी, गजब किया कमलनाथ। हम दे रहे थे 27,000, कमलनाथ कह लगे हम 51,000 देंगे। लोग खुश हो गए, 51,000 में देंगे। शादी हो गई मेरी बहनों, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। बेटियों को छलाए, इसलिए तो सिंधिया जी छोड़ छाड़ के उनके चलो, ऐसी सरकार को क्या करना है, साथियों के साथ। लेकिन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी, लाडली लक्ष्मी योजना बनी। लाडली लक्ष्मी योजना इसलिए
मेरी बहनों, बेटी मैंने सोचा कि लखपति पैदा हो। और जब ये बात मैंने कही तो कई लोगों ने मजाक उड़ाई कि लखपति कहां से होगी, कैसे लखपति बनाओगे? अरे मिलका बिटिया जन्म लेगी तो इतने पैसा बैंक में उसके खाते में जमा कर देंगे कि जब बड़ी होगी तो उसको कम से कम 1 लाख रुपया मिल जाए। और लाडली लक्ष्मी योजना में तय कर दिया, बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए 6000, 12वीं में फिर 6000, और अब तो कॉलेज में जाए तो फिर 12,500, और डिग्री पाए तो फिर 12,500। बताओ मेरी बहनों, कभी कांग्रेस ने ये किया था क्या? हाथ मिलाकर नहीं, जोर से बताओ, किया था क्या? और मेडिकल इंजीनियरिंग में भी जाएगी तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा बताओ? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। ये लाल योजना में तो इतना आनंद होता है, जिन बेटियों को गोद में उछाल के फिर मैं लेता था, जिनको मैंने बचत पत्र दिए थे, अब वो कॉलेज में पहुंच गई है, कॉलेज में, और मामा मामा कह के जब मुझे पुकारती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। लेकिन फिर भी कसर बाकी थी, बेटियां तो सशक्त हो रही थी, लेकिन बहनों की चिंता थी मुझे। मेरी बहनों, 2017 एक योजना हमने बनाई कि जो सबसे गरीब बहनें हैं, भारिया, आदिवासी बहन, बैगा, सहरिया, उनके खाते में 1000 रुपया डालेंगे। 17 में शुरू किया, 18 के अंत में सरकार चली गई, कमलनाथ दादा आ गए, उन्हें 1000 रुपया बंद कर दिए। आजकल मैं सवाल पूछता हूं, जवाब ही नहीं देते वो, उन्हें बंद कर दिए। लेकिन मैंने आगे फिर वो चालू कर दिए, और आज कहती हो खुशी है मेरी बहनों कि उस 1000 रुपये ने उनके परिवार की हालत बदल दी। लेकिन वो केवल बेगा, भारिया, सहरिया को मिलता था। फिर मन में एक विचार आया कि बाकी बहनें भी तो बहनें हैं, मेरी गरीब बहनें, किसी जाति की हो, किसी समाज की हो, छोटे छोटे किसान परिवार की मेरी बहनें, वो भी तंग हाथी में जीती है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं, आजीविका मिशन के माध्यम से उनकी जिंदगी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आजीविका मिशन की बहनें हो तो हाथ उठाए जरा, स्व सहायता समूह वाली बहनें हाथ उठाओ। कई बहनें समूह से भी जुड़ी है। ये समूह के काम के कारण बहनों की हालत लगातार ठीक हो रही है। लेकिन मुझे लगा ठीक करने में शिवराज कोई और योगदान तो दो। और तब विचार आया कि भाई बहनों की चिंता करता है सावन के महीने में, राखी के दिन बहन के घर भाई आता है या बहन को अपने घर लाता है, राखी बंधवाता है, और फिर कुछ ना कुछ बहन को भेंट करता है। कपड़े दे दे, साड़ी दे, कोई और सामान दे दे, पैसे दे, लेकिन साल में केवल एक बार। मुझे लगा एक बार में तो काम नहीं चलेगा। ठीक बात है कि नहीं बहनों? अरे बोलो ठीक है कि नहीं? आज भैया के सामने बोलो, सब बोलो ठीक है कि नहीं? और इसलिए हमने ये तय किया कि सगा भैया आता है तो साल में एक बार उपहार देता है, तो मैं भी तो भाई हूं। बताओ हूं कि नहीं भाई? अरे जोर से बोलो, हूं कि नहीं भाई? तो मन में आया कि शिवराज साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा रे, हर महीना बहनों को पैसा दे दो। और इसलिए जो कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश की धरती पर अब हो रहा है। बहने, छोटे किसान परिवार वाली, जिनकी 5 एकड़ तक की जमीन, 5 एकड़ तक की जमीन वाले किसान परिवार की बहनें, उन सारी बहनों को अब ये भैया हर महीने 1000 रुपया भेजेगा, हर महीने 1000 रुपया। अब सिंधिया जी ने कहा था तब जोर से ताली बजा रहे थे पुरुष जरा, इस बार जोर से बजाओ। 1000 रुपया महीना आएगा। और मैं एक बात और कह रहा हूं, ये 1000 रुपया महीना साल में कितना हो जाएगा बताओ? अरे जोर से बोलो। 12,000
और एक बात बताओ जनार्दन जी, अगर एक परिवार में 2 भैया 2 बहुएं हैं तो बताओ फिर कितना? अरे अलग अलग मिलेगा। एक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे। अगर 2 भैया तो 12 दूनी 24,000। अच्छा एक बात बताओ, किसान परिवार अगर हुआ और उसमें 2 भैया हुए तो उनको कितना मिलेगा? 10 दूनी 20,000। तो नागेंद्र सिंह जी 24,000 और 20,000 कितने हुए? 44,000। अब मुझे बताओ, मेरा हिसाब किताब समझ रहा है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, समझ रहा है कि नहीं? अगर एक बहू है तो 1,000, 2 बहू है तो 2,000 और सासू जी है तो 1,000 रुपया 600 से बढ़ा के उनको भी करेंगे। कितने हो गए? अरे जोर से बताओ, कितने हो गए? 3,000। तो बताओ जिंदगी बदलेगी कि नहीं? ऐसे हाथ उठा के नहीं, जोर से बताओ, जिंदगी बदलेगी कि नहीं? जिंदगी बदलेगी और परिवार में प्यार बढ़ेगा। प्यार कैसे बढ़ेगा? सास कहेगी बहू के खाते में हर महीना 1,000 रुपया आते, तो जरा बहू को घी चुपड़ के रोटी खिलाओ। बोलो, सास प्यार करेगी कि नहीं करेगी? जोर से बोलो, करेगी कि नहीं? पर बहू सोचेगी अरे माँ के खाते में भी तो 1,000 रुपया आएंगे, तो भैया पांव दबाओ, माँ का आशीर्वाद भी ले। तो बताओ, सास बहू का प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सास बहू का प्रेम भी बढ़ेगा। और मेरी बहनों, मुझे पक्का पता है, एक बार भाई पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं, सबकी नहीं कहते, लेकिन भाई हो सकता पैसे का दुरुपयोग करते, लेकिन बहन कभी पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। ये पैसा आएगा तो वो अपने बच्चों को दूध देंगी, फल देंगी, सब्जी देंगी और कोई काम करेंगी। सचमुच में वो अच्छे काम में खर्चा करेंगी। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? सही है। और इसलिए परिवार सुधरेगा। मेरी लाडली बहनों, आज यहाँ की बहनों ने मुझे राखी बांधी। मैं इस राखी की शपथ लेकर ये कहता हूं कि जब तक हम बहनों की हालत नहीं बदल देते, चैन की सांस नहीं लेंगे, आराम से नहीं बैठे। नारी सशक्तिकरण। और ये कब से मिलेगा? इसको भी तुम ध्यान से सुन लो। अब मार्च के महीने में 5 मार्च से फॉर्म भराना शुरू हो जाएंगे। हर पंचायत में, हर वार्ड में। बहनों कहीं जाना नहीं पड़ेगा, दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सीधे तुम्हारे गांव में या तुम्हारे शहर के वार्ड में शिविर लगाएंगे। ये सब बैठे भैया, लगाओगे ना शिविर? सब शिविर लगाएंगे, वहां जाएंगे, अधिकारी कर्मचारी आएंगे, कहें कलेक्टर कमिश्नर, हर वार्ड में लगना। और एक साथ नहीं, धीरे धीरे लगना, नहीं तो भीड़ ज्यादा हो जाए। 4 वार्ड में, फिर 4 वार्ड में, पंचायतों में, और फिर अभी नहीं बेटी, थोड़ी देर के बाद है, अभी थोड़ी देर के बाद ये बात पूरी हो जाएगी। इनको इधर बुला लाना। ये सब बहनों को डिस्टर्ब मत करो, तुम इधर बुला लेना, ऐसा मत करो। अब इसके बाद मैं पूरी बात समझा रहा हूं। बेटी, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, अभी इस बात को पूरी करने दो, ठीक है? बोलो भारत माता की। एक बार फिर देर से बताओ ताकि ये बात पूरी हो जाए। भारत माता की। अब सुनो, ये फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, क्योंकि सबका समझने का काम है। तो आपको कहीं जाना नहीं है। आपके वार्ड में, आपके गांव में ये आवेदन भरे जाएंगे और सरल फॉर्म होगा। नाम, पति का नाम, और उसके बाद केवल स्वघोषित आय। कोई के पास जाना नहीं है, अधिकारी कर्मचारी के पास। केवल स्वघोषित आय मतलब आप बता दोगे कि हमारी आमदनी 2.5 लाख से कम है।
स्वघोषित आए और उसके बाद मार्च में अप्रैल में ये फॉर्म भराए जाएंगे और मई में पूरी सूची बन जाएगी और जून के महीना से बहनों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो बोलिए भारत माता की। और सब बहनों मुझे बताओ कैसी योजना है? अरे जोर से बताओ कैसी योजना है? क्या कांग्रेस ऐसी योजना चला सकती थी? और इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में सब बहनों को समर्पित करता हूं। मैं चौथी बार अगर मुख्यमंत्री बना तो शायद भगवान भोलेनाथ ने आपकी जिंदगी बदलने के लिए ही मुझे मुख्यमंत्री बनाया, शायद इसलिए मुख्यमंत्री बना। और इसलिए बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान, किसानों की जिंदगी बदलने का अभियान, बेटे बेटियों की जिंदगी बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है, ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान और इज्जत बढ़ाई है। उन्हीं के कारण, उनके आशीर्वाद से ये हवाई अड्डे बन रहे हैं, उनके आशीर्वाद से हम तेज गति से प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, एक बार मैं फिर, और केवल ये नहीं, एक बात और मैं कहना चाहता हूं। एक तरफ जनता के लिए सब समर्पित, भाई दूसरी तरफ जितने माफिया हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनसे हमने 23,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है। 23,000 एकड़। कितनी जमीन छुड़ाई है? कितनी जमीन छुड़ाई है? 23,000 एकड़। और वो जमीन गरीबों को बांटी जाएगी या उनके मकान बनाए जाएंगे। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हमने तय किया है कि जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उसको जमीन का टुकड़ा देंगे, प्लान देंगे। यहाँ कितने आवेदन आए रीवा में बताओ, माइक पे बताए। रीवा में आवास थी, अभी कितने स्वीकृत किए? 11,400। अभी जो 11,000 आवास स्वीकृत हुए, बाकी का परीक्षण करो। मैं खुलेआम कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन हर गरीब को दी जाएगी, हर गरीब को दी जाएगी। अगले महीने कार्यक्रम करके ये पत्ते भी बांटेंगे, जमीन पर कब्जा देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान, बच्चों की पढ़ाई हो, गरीब का इलाज हो और चाहे रोजगार की व्यवस्था हो। मेरे बेटा बेटियों, 1,14,000 नौकरियों, 1,14 लाख पदों पर भर्तियां करते हैं। शासकीय नौकरी भी, जहां उद्योग लाने का प्रयास भी और स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना वगैरह के माध्यम से उनसे भी रोजगार के अवसर सृजित करना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिल रहा है। मेरी बहनों, एक काम और, अगर किसी ने मां बहन बेटी को गलत नजर से देखा और दुराचार जैसा कुकृत्य करने की जरूरत की तो सीधा फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। बोलो, ऐसे लोगों को फांसी पे लटकाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, लटकाना चाहिए कि नहीं? लटकाना चाहिए, क्योंकि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते और इनके घर पे फिर बुलडोजर भी चलते हैं। बुलडोजर बोलो, चलना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, चलना चाहिए कि नहीं? मेरी बहनों, ये नया जमाना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक तरफ किसान भाइयों की जिंदगी बदलने का प्रयास, आज मैं किसानों की योजनाओं पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। गरीब कल्याण, मां बहन बेटा बेटी, इनकी जिंदगी बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आओ मेरी बहनों, आज मैं तुम्हें आह्वान करता हूं कि मेरे साथ तुम भी संकल्प लो कि सरकार हमारे साथ खड़ी, भैया हमारे साथ खड़ा है, बेटियों के साथ मामा खड़ा है। देखो मेरी बहनों और भाइयों, मैं मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले मैं भांजे भांजियों का मामा हूं, मैं अपनी बहनों का भाई हूं। बताओ हूं कि नहीं? अरे जोर से बताओ हूं कि नहीं? बेटियों का मामा हूं कि नहीं? और इसलिए आपका सेवक हूं।
ये अपना परिवार है, परिवार। इस परिवार की बेहतरी में जी जान एक कर देंगे, लेकिन आप सबको भी साथ देना पड़ेगा। बोलो सब साथ देंगे, जोर से बताओ सब साथ देंगे। तो मेरी बहनों, तुम भी संकल्प करो कि जिस भैया ने हमारा साथ दिया है, अच्छे मुखियों के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे, मिल के साथ काम करेंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। बोलो तैयार हो? तो एक बार सब बहनें अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। खड़े होकर हम संकल्प लेंगे कि हम साथ चलेंगे भैया के, बीजेपी सरकार के, मोदी जी के, और अपनी जिंदगी बदलेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए उठाओ मेरे साथ दोनों हाथ और बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। अरे भैया तुम भी खड़े हो जाओ रे मेरी बहनों के साथ। उठाइए दोनों हाथ, बांधे दोनों मुट्ठी, बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, भगवान भोलेनाथ की। मोदी जी को भी धन्यवाद और सिंधिया जी आपका आभार। आज हवाई अड्डे की सौगात देने आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। लाखों करोड़ों प्रदेशवासियों के सपनों में नए रंग भरने के लिए, प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब जोरदार तालियों से। We will double the pension of the senior citizens up to rupees 1,000 per month to ensure that there are no delays in the disbursement. That also will be ensured. I have talked about the highlights, but here I would like to share with you in the end that we will establish a special task force under a retired Supreme Court judge to investigate all cases of corruption in Meghalaya. So, I've tried to narrate the salient features of the manifesto of 2023 Meghalaya. Yesterday I got the opportunity to talk about the manifesto of Nagaland, and before that I got the opportunity to present the manifesto and the vision document of Tripura few days back, last week. I would like to share with you. Here I have not added because we have not been really in the governance. But there in Nagaland also and in Tripura also, we came out with a report card. And in that report card we said that what we said, we did it. And I narrated each point what we had said in the vision document. And again, additionally, I said, we did what we did say also. And that also I narrated. I am saying this because here in Meghalaya, give us an opportunity. We are a party which means delivery, which means serious about the manifesto. It's not a just document which we read once and forget it, and after next 5 years we come out with another fresh document. No, we don't do like that. For us, any manifesto, any vision document which we make, if we come into the governance, we make it an official document of the governance, and it is the government's responsibility to implement letter and spirit in toto. 100% it has to be. That is how we work. So, and that is how we work when we say that we will enhance the Ayushman Bharat from 5 lakh rupees annually to 10 lakh rupees. We have worked out the financial part of it. When we say that we will double the pension from 500 to 1,000, we have worked out. When I say that we will be giving free scrutiny, it does not mean that we are saying just without doing any arithmetic. A detailed study is being done. How much financial support we needed, how we will get that financial support, and then we come out with a vision document or a manifesto. So I would like to share with you, no political party makes you remember what they had promised 5 years back. But it is Bharatiya Janata Party which always makes you remember that this was our promise, this we had done.
This we had not promised, but still we have done. This we promised, we will do it again, we will do it again. That is how we do. So friends, you have given me a very patient hearing. Thank you very much. And I hereby release this document of Manifesto 2033. Thank you very much. Thank you very much, sir, for elaborating such beautiful vision documents of the BJP 2023. BJP Visions is a missions where we will be reach out to the last delivery or the last door or last mile of our states of Meghalaya. So with this, I really, on behalf of the state of Meghalaya, on behalf of the BJP state of Meghalaya, I'd like to thank the Honorable National President for beautiful elaborations about the vision documents of the BJP of 2023, and now request our Honorable Minister, Sanwar Shulai, to offer the vote of thanks. Thank you, ALHEC, my colleague, who is the chairman of this program. On behalf of the people of Meghalaya State, on behalf of the Bharatiya Janata Party, BJP Meghalaya, we express our sincere thanks to our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who have blessed us with this vision documents or the Manifesto 2023 under the leadership and the presidency of our Honorable National President Shri J.P. Nadda ji, who have come all the way to bless us from Delhi with these vision documents. Thank you so much, sir. I would like also to express my sincere thanks and our sincere thanks to our National General Secretary, Shri Ritu Sinha ji, who have come all the way from Delhi to bless us. Our Honorable President of the Bharatiya Janata Party, BJP Meghalaya State, Shri Ernest Mauri, my other colleague, Ejam Sangpliang, candidate from Mawson Ram, and we also express our sincere thanks to each and every one of you present here, all our leaders of the Bharatiya Janata Party, the BJP of Meghalaya State, Mahila leaders of the Meghalaya State, and all our candidates contesting from all 60 seats of Meghalaya Legislative Assembly. I also would like to express my sincere thanks to all our friends from the electric media and the printing press, and all our mentors, our supporters, and our BJP members who have spared your valuable time to be with us in a short program. Thank you so much. God bless you all. And I would like to say, Bharatiya Janata Party is a party under the Prime Ministership of Narendra Modi, who have taught us to love and respect secularism, not communalism. Thank you. Kublai, Mithila, and Jai Hind. Bharat Mata ki, Bharat Mata ki, Bharat Mata ki. Kublai. Thank you. Thank you very much, Sanwar. And now we have come to an end of our proceeding today. So I request all of you to stay for some time for the, PowerPoint presentations. Thank you. Okay. The Honorable National President. Okay, could now release that song which will be presented to all of us. Theme song. इंटरव्यू दिया है जिसमें तमाम उन्होंने मुद्दे पर जवाब दिया है। इसमें पहला उन्होंने त्रिपुरा को लेकर कहा है कि चलो पलटाई का नारा त्रिपुरा की स्थिति बदलने के लिए दिया था और आज हमने स्थिति को बदला है। हमने बजट अच्छा किया, हमने हिंसा को
समाप्त किया है और नशे के कारोबार पर कठोरता से नकेल कसी है। देखिए, त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विकास नाम का कोई काम ही नहीं किया है और यही वजह है कि इस चुनाव के अंदर त्रिपुरा की जनता बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ है। वहां पे निश्चित तौर से हम सब लोगों की मिलकर सरकार आने वाली है और यही वजह है कि अमित शाह जी परेशान हैं और बार बार इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा सर, पीएम मोदी ने उत्तर पूर्व और भारत के बाकी के हिस्सों के बीच को मन की दूरी को समाप्त कर दिया है। आज हमने उत्तर पूर्व के लोगों के मन से लगता है कि बाकी हिस्सों में हमारा सम्मान है। बाकी राज्यों से लोग उत्तर पूर्व जाते हैं तो उनको भी सम्मान करते हैं। देखिए, ये कहना गलत है। इसका मतलब है कि इससे पहले उस इलाके में और भारत के दूसरे इलाके में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई मोहब्बत नहीं थी। अमित शाह जी से बड़े अदब से मैं कहना चाहूँगा कि आपकी सरकार तो अभी आई है, 8 साल से है आपकी सरकार। क्या पहले नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिल्ली के अंदर सम्मान नहीं मिलता था? क्या नॉर्थ ईस्ट के लोगों हमें सम्मान नहीं करते थे? मैं नॉर्थ ईस्ट जाती तौर पर घूमा हूं, चाहे मेघालय हो, आसाम हो, मणिपुर हो, वहां पे लोग इज्जत करते थे। तो आज ये क्रेडिट लेना अमित शाह जी का बेबुनियाद है। सर, उन्होंने पीएफआई को लेकर कहा है कि पीएफआई कार्डर पर कई मामले थे, उन्हें समाप्त करने का काम कांग्रेस ने किया, जिसे कोर्ट ने रोका। हमने पीएफआई को सफलतापूर्वक बैन किया। पीएफआई देश में धर्मता और कट्टरता बढ़ाने वाला संगठन था। देखिए, कट्टरता इस देश में बढ़ाने वाला संगठन अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। ये कहना कि आपने उस पर पाबंदी लगाई है, आपने तो अभी पाबंदी लगाई है। 8 साल से आप सरकार में हैं, आपने पीएफआई पे कितने दिन पहले पाबंदी लगाई है कि जिसका क्रेडिट आप लेना चाहते हैं। और पीएफआई को लेकर जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को देते हैं वो गुमराह करने वाले हैं। सर, बिहार, उन्होंने आगे कहा कि बिहार और झारखंड में नक्सलवादी उग्रवाद लगभग समाप्त हो चुका है। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ ही समय में शांति बहाल करने में हम सफल रहेंगे। जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद से संबंधित सभी प्रकार के आंकड़े सभी अच्छी स्थिति में हैं। देखिए, नक्सलवाद को खत्म करने में जितना बड़ा काम कांग्रेस ने किया है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कश्मीर के हालात आज भी खराब हैं। कितना ही भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बोलते रहे कि वहां पे हालात ठीक हैं, आपने कितने ब्राह्मण्स को कश्मीर के अंदर वापस बसाया? आप इस मुद्दे को लेकर राजनीति करते रहे, लेकिन आज भी हमारे ब्राह्मण भाई परेशान हैं। और ब्राह्मण कब निकले थे कश्मीर से? तब निकले थे जब आप वीपी सिंह साहब की सरकार की मदद कर रहे थे, आपकी वजह से सरकार थी, तब ब्राह्मण्स को कश्मीर छोड़ना पड़ा था और आज तक वो वापस नहीं गए। आज भी वहां पे आतंकी हमले हो रहे हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? लाखों फौज आपने लगाई कश्मीर के अंदर, इसके बावजूद कश्मीर के हालात ठीक नहीं हुए। सर, उन्होंने आगे कहा है कि एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसका पुराना नाम ना हो और बदला है। इस पर बहुत सोच समझकर हमारी सरकारों ने फैसले लिए हैं। हम सरकार का ये विधायी अधिकार है। देखिए, ये कोई अधिकार नहीं है कि पिछली सरकारों ने जो नाम रखे हैं उनको आप बदल दें। आप मुगलों से नफरत करते हैं, बाबर से नफरत करते हैं, लेकिन बहादुर शाह जफर भी उन्हीं मुगलों की औलाद था जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा है, जिसके बेटों की गर्दनें काटकर हुमायूं मकबरे के पास और लटका दी गई थी अमित शाह जी। ये कंट्रीब्यूशन है उसी मुगलों के बच्चों का। बहादुर शाह जफर उन्हीं की औलाद था। आप नाम बदल रहे हैं, मुगल गार्डन का नाम बदल रहे हैं, आप कभी सड़कों का नाम बदल रहे हैं। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं, हमेशा आप नहीं रहेंगे। जो नई सरकार आएगी वो अगर इन नामों को बदलना शुरू करेगी तब आपको कैसा लगेगा? उससे अगली सरकार आएगी, वो उन नामों को बदलेगी। तो क्या इस देश के अंदर सिर्फ नाम बदलने का ही काम होता रहेगा? आप इसी को विकास कहेंगे? सर, G20 को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर मोदी जी के समय में G20 का नेतृत्व भारत को मिला है और G20 यशस्वी तरीके से संपन्न होता है तो उसका यश
मोदी जी को मिलना चाहिए और क्यों ना मिले। और कोई अगर अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है तो उसका गाजे बाजे के साथ मार्केटिंग करना कोई गलत नहीं। एक तो ये मुझे ताज्जुब होता है, और अमित शाह जी गुजरात के रहने वाले, वहाँ के लोग तिजारत करना पसंद करते हैं। राजनीति कोई मार्केटिंग करने का नाम नहीं होता है। जनता जिसको चाहती है इज्जत देती है, जिसको चाहती है इज्जत नहीं देती। ये मार्केटिंग का सवाल नहीं होता। और G20 क्या इससे पहले दुनिया के किसी मुल्क ने उसे होस्ट नहीं किया है? ये एक रूटीन का काम है। जितनी दुनिया के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका सार्क की मीटिंग नहीं होती है। कभी कोई देश होस्ट करता है, कभी कोई देश होस्ट करता है। इसका क्रेडिट लेना, इसका कोई मतलब नहीं है। G20 से भारत को क्या फायदा पहुंचेगा ये मीटिंग के बाद पता चलेगा। अगर कोई फायदा पहुंचता है तब आप क्रेडिट लीजिए। ये कहना कि हम होस्ट कर रहे हैं, इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। अमित शाह जी, ये क्रेडिट की कोई बात नहीं है। मीटिंग होने दीजिए, हम देखते कि देश को क्या फायदा होगा, तब आप क्रेडिट की बात कीजिए। सर, संसद की कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि संसद की कार्रवाई स्पंज वाक्यों से भरी पड़ी है। संसद में नियमों के हिसाब से बहस करनी होती है, संसदीय भाषा में करनी होती है। संसद में एक्सपंज पर जो है इसी तरीके से लगाए। देखिए, बड़े अदब से फिर मैं कहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस को ये सिखाएंगे कि पार्लियामेंट के अंदर कौन सी चीज़ एक्सपंज होती है और पार्लियामेंट के रूल्स क्या होते हैं, तो ये हास्यास्पद बात है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पार्लियामेंट कैसे चलती है। पार्लियामेंट के अंदर अनपार्लियामेंट्री अल्फाज को हटाया जाता, एक्सपंज किया जाता है। क्या राहुल गांधी का ये पूछना कि मोदी साहब का और अडानी का क्या रिश्ता है, क्या ये अनपार्लियामेंट्री अल्फाज है? क्या राहुल गांधी का ये पूछना कि अडानी किस तरीके से 50,000 करोड़ से बढ़कर 18 लाख करोड़ पर पहुंच गया, क्या ये अनपार्लियामेंट्री है? तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई है और इस यात्रा से एक उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि भारत जोड़ने के साथ साथ विपक्ष को भी एकजुट राहुल गांधी कर पाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? इतने दिन हो गए हैं भारत जोड़ो यात्रा के और अब विपक्ष एकजुट होता हुआ कहीं राहुल गांधी के साथ एक साथ बातचीत करते हुए या फिर कांग्रेस की छतरी के नीचे आता हुआ नजर आता हो, ऐसा है नहीं। तो क्या मजबूरी है विपक्ष की कि कांग्रेस के साथ वो नहीं जाना चाहता है? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। संजीव जी, सीधी सी बात है कि राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी की उन्होंने, अपनी छवि भी सुधारी, लेकिन कांग्रेस मजबूत होकर सामने खड़ी हो पाए और विपक्ष उससे जुड़ जाए, ऐसी स्थिति पैदा होती हुई फिलहाल के लिए तो नजर नहीं आ रही है। विपक्ष अपना एक अलग गुट बनाकर तैयारियां कर रहा है कि हम लड़ लेंगे बगैर राहुल के। क्या यह संभव है बगैर कांग्रेस के? देखिए, इसके जवाब के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव, जो कि सबसे आखिरी लोकसभा चुनाव है, 2024 का तो होने वाला है, उसमें अगर हम एनडीए के कुनबे को देखें तो छोटे बड़े दलों को मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने 38 दलों को जोड़ा था। 17 राज्यों में ये छोटे बड़े दल थे, उसमें कई तो चुनाव लड़ भी नहीं रहे थे, लेकिन उन्हें जोड़ा गया था। मैदान में बमुश्किल मुझे लगता है 21 या 22 दल थे, लेकिन 38 दलों का सहयोग उनके पास था, गठबंधन उनके साथ किया गया था। वहीं दूसरी तरफ यूपीए, उसमें कांग्रेस के नेतृत्व में 16 दल थे, 16। अब आप समझ लीजिए कि गठबंधन की क्षमता क्या होती है और नतीजों पर उसका क्या असर होता है। राजनीति में जो राजनीतिक दल होते हैं वो दरअसल आजकल अगर बड़ी पार्टियों को छोड़ दे तो छोटी पार्टियों में दरअसल वो समुदायों के एक जमावड़े के तौर पर सामने आते हैं। विभिन्न समुदायों को जोड़ करके उनके लोग एक साथ हो जाते हैं और कभी कभी तो एक ही समुदाय का एक दल हो जाता है, एक ही जाति विशेष का एक दल हो जाता है। तो दरअसल राजनीति इन्हीं समुदायों को जोड़ करके उनके हित की बात करने की और उन्हें कन्विंस करने की, हम ही हैं जो आपके हित की बात कर रहे हैं, ये होती है। पर इसमें खतरा ये हो जाता है कि
जब बहुत से दल हो जाते हैं तो फिर वोटों का विखंडन जो होता है वो एक मूल प्रश्न बन जाता है। आप उत्तर प्रदेश की ही बात सोच लीजिए, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जड़ें उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि शायद रोहिलखंड में है या अवध के इलाके में है, और यहाँ पर राष्ट्रीय लोक दल है, वो भी जाट समुदाय के वोटों को खास तौर पर गोलबंदी करता है उनकी। तो अब दिक्कत ये है कि समुदायों को जोड़ेंगे तभी जाकर के गठबंधन मजबूत और बड़ा बनता है। अगर दल नहीं जुड़ेंगे तो फिर क्या होता है कि आप विचारधारा की तो बात करते रहिए, लेकिन अगर दल एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं तो उस दल को तो फायदा ही होगा जिसके साथ ज्यादा लोग हैं। आज की तारीख में अगर एनडीए के पास उस तरह से लोग नहीं हैं, वो अपने आप को कमजोर पा रही है क्योंकि बड़े बड़े गठबंधन सहयोगी हट गए हैं, तो क्या उसका फायदा उठाने की स्थिति में कांग्रेस और दूसरे तमाम विपक्षी दल हैं? विचारधारा सभी विपक्षी दलों की कमोबेश एक है कि गैर भाजपा सरकार बनानी है, लेकिन ये तो आप भी मानेंगे कि दरअसल ये विचारधारा तक है। जब बात सतह पे आती है तो हम पाते हैं कि विपक्ष की जो कुनबा है वही आपस में खंडित और बिखरा हुआ है। जब ये नजर आने लगे कि गैर कांग्रेसी विपक्ष बनाने की कोशिश हो रही हो, क्योंकि हमने देखा एक रैली तेलंगाना में हुई, वहाँ पे कई लोग बड़े बड़े लोग पहुँचे, उसके बाद कल तेजस्वी मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल जी साहब से पहुँचे हैं, यानी कि बिहार से लेकर मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक तैयारी यही हो रही है कि हम एक विपक्ष बना लें जिसकी अगुवाई केसीआर करेंगे या कौन करेगा पता नहीं, या फिर सभी बराबर रहेंगे, एक समान जोर लगाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस उसमें शामिल हो रही हो या फिर उसमें कहीं उसकी भूमिका हो, जब ये नज़र नहीं आता है तो सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस के बगैर ये विपक्ष भारतीय जनता पार्टी जिसका एक नेतृत्व है, मजबूत नेतृत्व है, उसके पास एक चेहरा है, उससे लड़ पाएगा क्या? देखिए, विपक्ष एकजुट अगर केवल बीजेपी को हराने के लिए होगा तो जनता को लगता है कि ये तो केवल हराने के लिए एक व्यक्ति को जमा हो रहे हैं, तो शायद माकूल नतीजे नहीं आते हैं। लेकिन अगर सोच एक होती है, विचार एक होता है, लक्ष्य एक होता है, तो फिर वो जमात तैयार हो जाती है और फिर लोग भी उसके साथ हो जाते हैं। दरअसल कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ने की वजह, और वो बड़ा स्पष्ट है कि लोग साथ नहीं आना चाह रहे कांग्रेस के। भारत जोड़ो यात्रा उसकी सबसे अहम एग्जाम्पल के तौर पर सामने आया जब उसमें इनवाइट किए गए थे 21 दल और पहुंचे 10 या 12 दल, और उसमें भी छोटे दल ज्यादा थे, उसमें बाकी के बड़े दल उन्होंने किनारा किया या फिर एक आध दल ने बस एक रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया, लेकिन कोई ऐसा हमें एका वहां के मंच से आता हुआ नहीं दिखा। उसकी वजह ये है हिमांशु कि तमाम ये जो दल हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं राज्यों में जो मजबूत है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, बीएसपी हो, उधर साउथ चलिए तो बीआरएस जो पहले टीआरएस था वो हो, जगनमोहन का जो दल है वहाँ के मुख्यमंत्री आंध्र के हैं, वाईएसआर कांग्रेस हो, ये तमाम दल कांग्रेस से ही तो निकले हैं। तो जब कांग्रेस से निकले हैं ये दल और उन्हीं का वोट बैंक आज इनके पास है, कांग्रेस का ही वोट बैंक पास में है, तो अगर वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं, कोई गठबंधन तैयार कर लेते हैं, अगर ममता बनर्जी कुछ इस तरह का राष्ट्रीय स्तर पे कर देती हैं, तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की जो पहचान है वो एक दूसरे में मर्ज कर जाती है। तो फिर वो एक अलग दल जो तृणमूल कांग्रेस है वो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक राष्ट्रीय दल नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके अम्ब्रेला के नीचे आ जाएगा। ये पहचान की जो समस्या है कि हम जहां से निकले हैं, अब मान लीजिए कि जो वोट बैंक है बीएसपी का, वो तमाम दलित वर्ग पहले कांग्रेस के साथ था, वहां से उसने उस वोट बैंक को खींच लिया और अपने पास रख लिया, इसीलिए कांग्रेस के साथ कभी बीएसपी जाना नहीं चाहती है।
तमाम जो मुस्लिम सपोर्ट है वो कांग्रेस के साथ था उत्तर प्रदेश में और बिहार में। समाजवादी पार्टी ने वहां से खींच करके उसे अपना बनाया है। अगर वो साथ चले जाते तो फिर पता चला कि कांग्रेस में ही रह गया वो सपोर्ट बेस, और इस रिस्क को नहीं लेना चाहते हैं ये तमाम दल जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो विपक्ष है। भारतीय जनता पार्टी को टक्कर तो देना चाहते हैं पर कांग्रेस से दूरी बना करके रखना चाहते हैं। त्रिपुरा में तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक हो गए। देखिए, आप इस बात को मानिए कि इंदिरा जी के काल के बाद जब से खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिदृश्य में बहुत मजबूती से उभरी है, जो वामपंथ और कांग्रेस का जो अंतर है वो घटता चला जा रहा है। और कांग्रेस भी एक लेफ्ट ऑफ सेंटर, पहले वो मध्यमार्गी पार्टी मानी जाती थी, पर वो लेफ्ट ऑफ सेंटर यानी कि वो लेफ्ट की तरफ का झुकाव रखने वाली पार्टी बनकर अब जो है लोगों के सामने आती जा रही है। और इसी कारण से वो कई बार एडजस्टमेंट कर रहे हैं। लेफ्टिस्ट्स का कांग्रेस के साथ बहुत अच्छा रहता है। और आप याद करें 2004 की सरकार वामपंथियों की वजह से ही तो बन पाई थी। 143 सीटें लेकर के कांग्रेस आई थी और 63 सीटें वामपंथी लेकर के आए थे, पश्चिम बंगाल से लेकर केरल और त्रिपुरा सब जीतते हुए, और उनकी मदद से उन्होंने सरकार बनाई। हालांकि बाद में टूट गई थी, पर यूपीए 1 की सरकार तो वामपंथी विचारों के साथ कांग्रेस को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी एक्सट्रीम राइट पार्टी जो है उसके उभरने के साथ ये कांग्रेस और लेफ्ट का तो करीब करीब विरोध खत्म हो गया है। एक आध जगह जैसे केरल में बचा हुआ है, वरना आपने त्रिपुरा में देखा कि दोनों साथ हो गए। एक ही देश में मोदी जी कह भी रहे थे कि आप केरल में कुश्ती कैसे कर सकते हैं जब त्रिपुरा में दोस्ती कर लेते हैं। तो ये तो लेफ्ट की बात हुई। और दूसरा ये भी आप महसूस करेंगे कि लेफ्ट का अपना जो एक वजूद है वो धीरे धीरे हमारे देश में घटता चला जा रहा है। अब वामपंथियों को अगर आप साथ में लेंगे तो कैसे ममता बनर्जी जुड़ पाएंगी आपसे? अगर आप अपनी रैली में अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाएंगे और तेजस्वी उनसे जाकर मिलेंगे तो कैसे सब एक साथ आ पाएंगे? मतलब कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है कि कौन किसके साथ में है। वो विचारधारा की भी लड़ाई है और वोट शेयर करने की भी है, क्योंकि आप हमारे इलाके में आके हमारे ही वोट ले जाएंगे, ये हम होने नहीं देंगे, ये भी बात है। नहीं, विचारधारा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आप मंच पर खड़े होते हैं और वो तस्वीर की कल्पना कीजिए कि तमाम नेता खड़े हैं, एक दूसरे का हाथ थामे यूं उठाए हुए हैं, तो विचारधारा के स्तर पर तो सब एक हो गए, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने जनता को एड्रेस कर दिया। पर विचारधारा से आगे एक बात होती है आपसी सामंजस्य। विचारधारा हमारा आपका मिलता है, लेकिन सामंजस्य है कि नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामंजस्य इसीलिए नहीं बन पाता है कई दफे क्योंकि वोट बैंक कॉमन हो जाते हैं। और जो वोट बैंक कॉमन है, फर्ज करें कि उत्तर प्रदेश में एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के बीच एक कॉमन फैक्टर है मुस्लिम वोट बैंक। अब ये दोनों दल मुस्लिम वोट बैंक के सबसे बड़े कह सकते हैं कि दावेदार हैं। कांग्रेस इसमें बहुत पीछे चली गई है। अगर वो कांग्रेस को भी ले आते हैं साथ में तो दावेदारी करने वाला एक तीसरा दल भी आ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस और बीएसपी और समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी तो मिल गए थे, कांग्रेस नहीं मिली। लेकिन फिर बीएसपी को यह महसूस हुआ कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी बात, कि हम अगर सपा के साथ रह गए तो सपा आज के डेट में हमसे बड़ी पार्टी है, तो फिर कहीं ऐसा ना होगा मेरा वोट बैंक उधर चला जाए। और ये उन्हें एक कड़वा अनुभव 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुआ, जब तमाम अकलियत वोट बैंक सीधे समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश को समर्थन करता है। उनकी सीट संख्या बढ़कर हो गई 111 और बीएसपी की एक सीट हुई, मात्र एक सीट। और कहते हैं कि वो भी कैंडिडेट की वजह से हुई। इस कारण से अब आप सुन रहे होंगे मायावती जी को कहते हुए कि हम तो किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम तो अकेले लड़ेंगे। और ये देखते हुए कि दबाव बढ़ रहा है, कांग्रेस के साथ जाना पड़ सकता है, तो अब तो सपा प्रमुख अखिलेश भी कहने लगे हैं कि हमें किसी बड़े दल के साथ नहीं जाना है,
यही यूपी के दो लड़के 2017 में चुनाव लड़ रहे थे, पर अब एक नई यात्रा गुजरने वाली है उत्तर प्रदेश होकर के। लेकिन अखिलेश ये तो नहीं कह रहे हैं उत्तर प्रदेश होकर के ये भारत जोड़ो यात्रा का द्वितीय संस्करण निकलने वाला है और कुछ महीनों बाद राहुल गांधी गुजरेंगे, लेकिन उनके नेता ये कहते हैं कि साहब देखिए वो दूसरे राजनीतिक दल का कार्यक्रम है, हमें उससे क्या मतलब है। अब इन परिस्थितियों में मैं देख रहा हूं कि मंच पर हाथ उठाना तो एक बात है, पर नीचे मंच से आते ही उन्हें अपने वजूद की चिंता होने लग जाती है। अच्छा, यही मुझे ऐसा लगता है यही वजह है कि कांग्रेस को अलग रख के एक विपक्ष मतलब थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आप क्षेत्रीय दल जो होंगे वो मिलेंगे आपस में, तो अपने अपने इलाके में जीत दर्ज करने की कोशिश, वहाँ पर जितनी सीटों पर वो लड़ना चाहते हैं वहाँ पर वो कॉम्बिनेशन ज़्यादा सही विपक्ष के बीच में बैठ जाएगा। कांग्रेस होगी तो साझेदारी वाला मामला आ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस तो पूरे देश में है, फिर हर किसी पार्टी को साझेदारी करनी पड़ेगी उनके साथ, अगर नहीं करेंगे तो फिर गठबंधन किस बात का। और इसीलिए ये जो थर्ड फ्रंट बन रहा है, या फिर जो खम्मम में हमने रैली देखी, या फिर जो तेजस्वी मिलने के लिए पहुँच रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन क्या कांग्रेस को इस बात से फर्क पड़ रहा है? क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूं कि राहुल गांधी कभी जिक्र कर रहे हो इस बात का कि हमारे साथ नहीं जुड़े। नहीं, उन्होंने ये बात तो बोली थी ना, जब दिल्ली में प्रेस वार्ता उनकी हुई थी यात्रा के दौरान, जब वो दिल्ली पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा कि जो विचार परंपरा है उसमें मैं मानता हूं कि हम और समाजवादी पार्टी, हम और बीएसपी, हम सब एक साथ ही खड़े हैं। वो उत्तर प्रदेश का उदाहरण बार बार देते हैं इसलिए कि 80 सीटों वाला राज्य है, तो बोले हम सब वही एक साथ खड़े हैं। कोई चीज़ें मान लीजिए हमारे साथ वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, पर मैं मानता हूं कि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं, कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो वैचारिक रूप से इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप विचारों में तो साथ हैं, पर एक्चुअल आप नहीं साथ होते हैं। नहीं, क्या कांग्रेस से बात करके आपको लगता है, आपने कई नेताओं से बातचीत की होगी, कि विपक्ष एक साथ नहीं है वहाँ पर? जिस दौरान ये अंतिम पड़ाव पर थी भारत जोड़ो यात्रा, उधर दूसरी तरफ कुछ और खिचड़ी पकाई जा रही थी तेलंगाना में, तो क्या कोई शिकन या फिर कोई कुछ लगता है कि साथ में होते तो ज़्यादा बेहतर होता? कोई कमी क्या कांग्रेसियों के भीतर महसूस होती है कि विपक्ष एक साथ क्यों नहीं आ रहा है? हम जब मजबूत अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हमारे नीचे आना चाहिए और हमारे साथ आना चाहिए। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अपनी स्थिति को समझती है। उसके नीचे कौन आएगा? उत्तर प्रदेश में उसकी क्या स्थिति है कि वो कोई उसके नीचे आ जाए? बिहार में उसकी क्या स्थिति है कि कोई उसके नीचे आए? पश्चिम बंगाल में उसकी क्या स्थिति है कि कोई उसके नीचे आए? उसकी स्थिति क्या है झारखंड में? प्रिंसिपल पार्टनर तो हेमंत सोरेन है, तो उसकी कोई ऐसी स्थिति तो है नहीं उड़ीसा में कि नवीन बाबू उसके नीचे आ जाए। तो राहुल गांधी की कोशिश है कि वो एक जोड़ने वाले धागे के तौर पर बने, न कि सरपरस्ती का भाव लेकर के आए। इसी कारण से कांग्रेस ही चुप है, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है इस बात को लेकर कि आप हमारे साथ आइए और मिलिए। और अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा खेमा तैयार हो रहा है, तृतीय मोर्चा जिसे हम कह सकते हैं, तो अभी कांग्रेस उससे भी बहुत नाराज़गी नहीं दिखा रही है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि अगर वो मजबूती से बीजेपी के खिलाफ लड़ता है तो इसमें नुकसान कांग्रेस का नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सीटों के मामले में नुकसान होगा। देखिए, पिछली बार जब चुनाव लड़ा गया था 2019 में, तो बीजेपी ने 110 सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ी थी। कांग्रेस को भी छोड़ना होगा और सहयोगियों को भी छोड़ना होगा अगर ऐसा कोई गठबंधन कांग्रेस और बाकी दलों के बीच बनता है। लेकिन ये लड़ाई जो है वो समानांतर चल रही है कि एक तरफ तो ये जो क्षेत्रीय छत्रप है ये बीजेपी से लड़ते हैं, क्योंकि बीजेपी उनके राज्य में मजबूत होती चली जा रही है, पर दूसरी तरफ वो कांग्रेस से भी लड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस पहले उनके राज्य में उतनी ही मजबूत थी जितनी कि बीजेपी थी। तो कहीं दोबारा से वो मजबूत ना हो और विपक्ष को टक्कर देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले ले। कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज खिसक करके कांग्रेस के पक्ष में चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में आरजेडी को छोड़ करके मुस्लिम समाज चला जाए उस तरफ कांग्रेस के पास, कहीं ऐसा ना हो कि दलित समुदाय बीएसपी से छिटक करके निकल जाए कांग्रेस की तरफ। तो इस बात का ख्याल भी रखती है और इसी कारण से ये जो एक एडजस्टमेंट है उसमें दिक्कत आ रही है। आप जानना चाहेंगे कि नतीजे क्या हो सकते हैं इसके? तो जाहिर है, ये तो बड़ा स्पष्ट है कि अगर मान लीजिए कि एक तरफ देखिए
प्रधानमंत्री मोदी के पास 40% वोट के आसपास है, उससे ज्यादा नहीं है। पर उसका अर्थ ये कतई नहीं है कि वो जो 60% वोट हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि इतनी प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की होती है। तो अगर मान लीजिए कि ये नहीं हो पाता है एका, जिसके कि आपको अभी से आसार दिखने लगे हैं, इसी कारण से हम बात कर रहे हैं, और अभी भी 15 महीने बाकी हैं, अगर ये एका नहीं हो पाता है तो मान कर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को इसका एडवांटेज तो होगा। और भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज होगा, ये क्या क्षेत्रीय दलों को नहीं पता है या फिर राहुल गांधी को या कांग्रेस को नहीं पता है? पता तो सबको है। जब हम यहाँ पर सामने से देखकर परिस्थिति को समझ सकते हैं, वो तो उस परिस्थिति में है ही, क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, देखिए, इस बात को महसूस कीजिए कि हम जितनी दूर देख पा रहे हैं, हमसे शायद वो ज्यादा दूर तक हाँ बिल्कुल देख रहे हैं। और वो जो ज्यादा दूर है उसमें ये लग रहा है कि हमारा वजूद चुनाव के बाद कहां पर होगा। हो सकता है कि देश में महत्वाकांक्षाएं पहले हैं। हाँ, हमारा वजूद ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। देखिए, दिल्ली शहर की बात कर लीजिए, 7 सीटें हैं यहाँ पर, 7 सीटों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही है। इसीलिए कि सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों लड़ रहे हैं, तो जो गैर भाजपा वोट है उसका ध्रुवीकरण हो रहा है, तो जीत हो रही है। जीत इसलिए हो रही है कि गैर भाजपा वोट बट रहे हैं। सपा इस बात को अच्छी तरह से जानती है, समाजवादी पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि अगर उसने ये ऐलान किया है कि हम अकेले लड़ेंगे, बीएसपी ने भी ऐलान किया है, मायावती जी ने, कि हम अकेले लड़ेंगे, तो इसमें वोट बटेंगे। अगर वोट बटते हैं, एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस, बीएसपी और एसपी, ये तीनों अलग अलग लड़ते हैं, तो फायदा किसका होगा? इसके लिए बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपने वजूद की भी चिंता है। आपको युद्ध जीतना है बहुत आगे का, तो अगर एक बैटल हार जाते हैं तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। कांग्रेस या राहुल गांधी ज्यादा कोशिश इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारी छतरी के नीचे सब आ जाओ, वो कह रहे हैं हम इस बार जो है अकेले ही इनिंग खेलेंगे, अकेले ही बल्ला उठा लिया है राहुल गांधी ने, और मुद्दे भी उनको कुछ मिल गए हैं हाल फिलहाल में, उस पर बैटिंग कर रहे हैं, आजकल लगातार कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब कोई मौका छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, पर देखिए, उनके कुछ राज्यों में तो अच्छे गठबंधन चल रहे हैं, जैसे तमिलनाडु में ठीक ठाक बढ़िया गठबंधन उनका चल रहा है। उन्होंने गठबंधन का एक प्रयास कर्नाटक में किया था HD देवेगौड़ा की पार्टी के साथ, तो JDS, तो उनके साथ भी संभावनाएं हैं कि प्री पोल या पोस्ट पोल गठबंधन, वहाँ कर्नाटक में चुनाव भी है, वहाँ भी अच्छा चल रहा है। आप चले आइए अगर बिहार, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे उनका गठबंधन ठीक ठाक चल रहा है, वो सत्ता में है। त्रिपुरा में गठबंधन हो गया और कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा चुनाव लड़ रहा है वो गठबंधन, कांग्रेस और CPM का। झारखंड में उनकी सरकार चल रही है, वो गठबंधन की सरकार है, वहाँ भी वो बेहतर कर रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि बाकी के जितने राज्य हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, एक संभावना बन गई है वहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से यात्रा में महबूबा मुफ्ती शामिल हो रही हैं और जम्मू कश्मीर में फिर से गुलमर्ग की यात्रा पे है वो तो। हाँ, गुलमर्ग पहुँच गए। तो ऐसे में राजनीतिक जब जाते हैं तो केवल स्कीइंग के लिए नहीं गए होंगे, कुछ और भी बातें जरूर होंगी। तो उनके गठबंधन यहाँ वहाँ चल रहे हैं, ये एक तय है। पर सबसे बड़ी बात ये है, देखिए महाराष्ट्र में भी गठबंधन है उनके पास, वो जैसे भी है लेकिन वो है। सबसे बड़ी बात हिमांशु है उत्तर प्रदेश, और ये जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ अगर मान लीजिए कि कोई गठबंधन तरीके से सामने नहीं आता है तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान का सौदा होगा। बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर तस्वीर है 120 सीटों की, कि कांग्रेस बिल्कुल मतलब ना के बराबर है। अब ऐसे में यहाँ पे अगर अच्छा करते हैं गठबंधन, तो और राज्यों में भी शायद संदेश जाए और उसका फ़ायदा आगामी जो चुनाव है उसमें मिल पाए। देखिए, ये कयास है, पर अभी तो फिलहाल इस दृश्य में जो कि फिलहाल बना हुआ है उसमें तो बिहार में तो 40 सीटों पर मान लीजिए कि वो 7 दलों का गठबंधन है, तो वो अगर उस तरह से रह जाता है तो वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी टक्कर देंगे, NDA और UPA वाले वहां पर उत्तर प्रदेश में अगर मान लीजिए अलग अलग लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को यकीनन फायदा होगा। और हो सकता है कि अगर वो इस बार 62 सीटें
और सहयोगियों के हिसाब लेकर के 65 सीटें जीती है, वो ज़्यादा भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो नुकसान तो विपक्ष को ही होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे विपक्ष के गुणागणित का सबसे मुख्य धुरी है, और अगर वहां से कोई बात बनती है तो संभवतः पूरे देश में विपक्षी दलों को संदेश जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शक भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिरकार विपक्ष की क्या मजबूरी उनको नजर आती है, क्योंकि हमने चर्चा की है, हमने बहुत सारी चीजें रखी हैं आपके सामने। आपको क्या लगता है कि क्या 2024 तक राहुल गांधी के साथ में पूरा विपक्ष आएगा, या फिर राहुल गांधी को एक तरफ, कांग्रेस को एक तरफ रख के कोई तीसरा फ्रंट बनेगा जो कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए, चुनावी जंग लड़ने के लिए आगे बढ़ेगा? हमें कमेंट करके। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो दिल्ली से एक कॉल चली और पहुंच गई बिहार। अब इसे लेकर खूब कयासबाजी हो रही है कि आखिरकार अमित शाह ने जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कॉल किया उसमें क्या बातचीत हुई, क्या बिहार का राजनीतिक समीकरण फिर से बदलने वाला है, क्या कोई उलटफेर फिर से होने वाला है, क्योंकि 2024 के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में बिहार महत्वपूर्ण राज्य है और वहां की सियासत हर कोई साधना चाहता है, तो बीजेपी पीछे कैसे? इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो बातचीत हुई है उसमें क्या बातचीत हुई है। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ है। संजीव जी, क्या बातचीत हो रही है आजकल? दिल्ली और बिहार पास में आने लगे हैं, गठबंधन टूटने के बाद पहली बार कॉल किया गया, और जो जानकारी सार्वजनिक पटल पर रखी गई सिर्फ वो जानकारी देने के लिए किया गया हो कॉल, ऐसा नजर तो नहीं आता है। देखिए, बिहार में गवर्नर बदले गए, तो 13 राज्यों में गवर्नर बदले गए, और 13 राज्यों में जो गवर्नर बदले गए तो जो परंपरा है उसके अनुसार राज्य को सूचित किया जाता है कि आपके यहाँ हम वो दो तरह से होता है। एक तो मान लीजिए कि अधिकारीगण वहाँ से संबद्ध अधिकारी को संपर्क करते हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी बता देते हैं, एक फॉर्मल, और बाकी जो कागजी आदान प्रदान होता है वो तो होता ही है, क्योंकि नए गवर्नर का वहाँ पहुँचना और उसके बाद शपथ ग्रहण, या फिर मान लीजिए कि वो उनका आना और वो जो पूरी प्रोसेस है उसके लिए सूचित करना तो ज़रूरी है। पर कभी कभी गृह मंत्री, जो कि ये गृह मंत्रालय राष्ट्रपति का जो आदेश होता है, गृह मंत्रालय उसकी तामील करता है, तो उसके ज़रिए गृह मंत्री भी बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री से। तो 13 राज्यों में बिहार भी था और मौका भी था बातचीत का, और बातचीत हुई। गृह मंत्री जी ने नीतीश जी को फ़ोन लगाया, शनिवार को ये फ़ोन दिन में गया, और शनिवार का जो फ़ोन कॉल था इसके बारे में जानकारी सोमवार को नीतीश जी ने खुद दी, और वो आजकल समाधान यात्रा कर रहे हैं। तो उन्होंने राज्यपाल पर बात हुई थी, रिपोर्टर्स ने राज्यपाल के बारे में पूछा था, लेकिन उन्होंने अमित शाह जी के बारे में बताया कि उन्होंने हमें बताया कि राज्यपाल बदले गए हैं। बताया जा सकता है, बताया उन्होंने, और ये भी कहा कि हम गृह मंत्री जी का फ़ोन आया था, राज्यपाल के बारे में बताया उन्होंने, लेकिन राज्यपाल जो हैं वो अपना 5 साल का कार्यकाल 6 साल का पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे 5 साल कोई भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अभी ये देखिए 3.5 साल ही फागू चौहान साहब करके चले गए, राजेंद्र आर्लेकर जी आ रहे हैं। अब ये जो बातचीत है, ये बातचीत अपने आप में बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि बाकी के राज्यों से तो इस तरह की जानकारियां नहीं आई हैं कि गृह मंत्री ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, 13 राज्यों में हुई है ना, तो एक राज्य की तो जानकारी आ गई, 12 राज्यों में मुख्यमंत्रियों को फ़ोन करके सूचित किया है, और वो मुख्यमंत्री ये जानकारी लेकर के कहीं और से नहीं सामने आए। हो सकता है किया हो सकता है नहीं, लेकिन नीतीश जी ने किया है। दूसरी बात यह है कि 10 अगस्त 2022 को नीतीश जी लेटेस्ट पलटी खाए थे, मतलब और सरकार बनी थी। मुख्यमंत्री चूँकि कई बार पलटी खा चुके हैं बिहार के, तो इसीलिए इसको सबसे ताज़ा पलटी माना जा सकता है। तो उसके पहले 7 तारीख को, 7 अगस्त को अमित शाह और नीतीश जी की बात हुई थी। तो शाह साहब और इनकी बातचीत हुई नीतीश जी की, तो उसमें अमित शाह ने बड़ा स्पष्ट पूछा था कि भाई आप कहीं पलटी तो नहीं मार रहे। 7 तारीख की बात है,
उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, बिल्कुल नहीं मार रहा हूँ पलटी। डिनाई किया इस बात को उन्होंने। 9 तारीख को पलटी मार दिया और 10 तारीख को सरकार बन गई और तेजस्वी यादव और वो खुद सीएम तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम। अब 3 दिन में देखिए कितना सब कुछ बदल गया। तो इसीलिए ये एक सामान्य फ़ोन कॉल भी नीतीश जी के केस में ज़रा असामान्य लगता है। शनिवार को कॉल आता है, सोमवार को इस बात की जानकारी होती है और इस बीच जो गठबंधन के सबसे बड़े नेता ही कहें, क्योंकि उनके बेटे ही उप मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव भी आ गए हैं। उनका आना और उससे पहले कॉल का आना, ये क्या कोई संयोग लगता है, क्या है ये? देखिए, लालू यादव तो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, किडनी बदली गई है। तो मैं बात कर रहा था आरजेडी के नेताओं से, उनके परिवार के एक सदस्य से भी, लालू जी के परिवार के सदस्य से भी मुलाकात हुई। तो मैंने पूछा तो बोले कि अभी तो लोगों से मिलना ही मुश्किल है, हालांकि वो चाहते हैं कि लोगों को बुलाइए, बात करना है, प्रेस को बुलाइए। अभी दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने कहा है धूप में कुर्सी लगाएं और बैठा जाए। लेकिन चूंकि डॉक्टर मना कर रखे हैं, उन्होंने कहा है कि आपको एकदम इन्फेक्शन का ख़तरा है और बॉडी में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद घट जाती है, इम्यूनिटी। तो आपको एकदम किसी से मिलना नहीं है और मास्क लगा कर रहना है। तो उनका मन तो मचल रहा है, राजनीति जिस तरह से वो करते हैं। और बहुत से ऐसे बड़े बड़े मसले हैं जो कि लालू जी के इंतज़ार में हैं, अभी तक निर्णय नहीं हुए हैं। उसमें मंत्रिमंडल का फेरबदल है और भी बहुत सी बातें हैं। तो ये बात कि उनका आना जो है वो राजनीति में बिहार के हलचल पैदा करेगा, ये बहुत स्पष्ट है, सामान्य है। लेकिन अभी लालू यादव बिहार नहीं जा रहे हैं। लालू यादव जब तक सक्रिय पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाते और सक्रिय नहीं हो जाते, उससे पहले ही खेल कर दिया जाए, क्या ऐसी कोई आपको लगता है सुगबुगाहट फ़ोन कॉल करके या फिर कुछ समझाने की, मनाने की, क्या कोई कोशिश हो सकती है? क्योंकि इम्पॉर्टेंट है वो राज्य, इम्पॉर्टेंट है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 40 सीटें वहाँ से आती हैं और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जिस तरह से सीटें लेकर वहाँ से और केंद्र की सरकार बनाई थी, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो राज्य। तो अब देखिए, नहीं जा सकता। लालू जी आ गए हैं, लालू जी के परिवार की तरफ से बताया गया है कि वो पटना अभी नहीं जा रहे हैं और साथ ही साथ मुझे ये भी बताया गया कि कोई ऐसा निर्णय नहीं है जो लालू जी की अस्वस्थता के कारण रुका हुआ है। तो जो चीज़ें रुकी हुई हैं बिहार में, आप समझिए कि उन्हें रोकने का भी एक फैसला के तहत रुकी हुई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लालू जी समय नहीं है और ध्यान नहीं दे पा रहे। हमें बताया गया कि वो इतने सक्रिय हैं कि जब उन्हें पता चला कि शरद जी का देहांत हुआ है तो अस्पताल के बेड से 2 घंटे के भीतर सबसे शुरुआती नेताओं में उन्होंने संदेश, ये जो होता है सद्भावना का और शोक संदेश जो होता है बाहर, क्योंकि उनको लगा कि ये भाई जैसा नेता हमारा था। हालांकि दोनों इलेक्शन लड़ चुके थे एक दूसरे के खिलाफ, लालू जी को हरा दिया था शरद यादव ने, लेकिन वो सक्रिय हैं, ऐसा नहीं है कि वो सक्रिय नहीं है। और कोई चीज़ अगर छोड़ी गई है तो वो छोड़ी गई है। दरअसल क्या है कि ये जो 6 महीने चले हैं सरकार के 180 दिन, तो ये बहुत ही बम्पी राइड जिसको कहा जा सकता है, बड़े उबर खाबर रास्तों से गुजरती हुई ये सरकार चल रही है। 2 मंत्री, 2 विकेट गिर गया, बनते बनते के साथ कार्तिक मास्टर, जब वो थाने में उनका आनंद सिंह के जो ग्रुप के सदस्य हैं उनका विकेट गया, और उसके तुरंत कानून मंत्री थे, और उसके बाद फिर सुधाकर सिंह अपने बयानों के लिए, जिन्होंने नीतीश जी को ही रेंज में लेना शुरू कर दिया अपने बयान, उनके मंत्रिमंडल में रहने के बावजूद। तो बहुत कुछ सामान्य तो नहीं है। एक एमएलए जो थे वो चले गए, किसी स्कैम में कन्विक्शन होने के बाद वो चले गए। 3 उपचुनाव हुए तो गठबंधन ऐसा लगता था कि अजय अपराजय है। अब वो गठबंधन जो है वो 3 में से 2 बाई इलेक्शन हार गया। आप सोचिए, जिनकी सरकार है उनके उम्मीदवार हार रहे हैं, और वो तब जब सारी शक्तियां एक तरफ हैं, भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ है। तो क्या नीतीश जी का जो वोट बैंक है वो नीतीश जी के साथ एनडीए छोड़ करके आरजेडी की तरफ नहीं गया है क्या? ये प्रश्न जो है आज की तारीख में बड़ा भयंकर प्रश्न है। बिहार की सतही बातें कह लीजिए, गहराई से कही जाने वाली बातें कह लीजिए, हर सर्कल में ये चर्चा हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश जी का वोट बैंक जो 15% या 17% कहा जाता है कि वो नॉन यादव
ओबीसीज में उनका वोट बैंक है। तो ये वोट बैंक कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे आदत लग गई कि बीजेपी के साथ वोट करना है। 17 साल तो उसी के साथ, या जितने दिन भी साथ रहे हैं 2005 से लेके अब तक, बीच में एक छोटा काल अलग हुए थे, तो उसे आदत पड़ गया कि भाई कमल छाप के साथ वोट करना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें से एक हिस्सा उधर ही रह गया है, क्योंकि ये बाई इलेक्शन कैसे हार गए आरजेडी और जेडीयू के सम्मिलित उम्मीदवार, कैसे ऐसा हो गया गोपालगंज में और ये बाद में कुढ़नी में। तो ये एक चिंता जो है ये जेडीयू के नेताओं को भी है। दूसरी चिंता ये हो रही है कि पिछली दफ़ा जब चुनाव 40 सीटें आपने कहीं हैं वहाँ पे, तो जो बंटवारे की संख्या थी भारतीय जनता पार्टी को 40 में से सीटें दी गई और जेडीयू को दी गई। दोनों ने बहुत अच्छी जीत रजिस्टर की, बहुत अच्छे से, और 39 सीट्स दोनों का मिला करके आप समझ लीजिए कि वहाँ मिला था एनडीए को। अब जेडीयू के वो एमपी थोड़े तनाव में हैं जो उस कंस्टिट्यूएंसी में आरजेडी को हरा कर आए थे, क्योंकि भाई आखिर वो जीते हैं तो उन्होंने किसी को हराया है। उस वक्त तो उन्होंने आरजेडी को हराया था। अब आरजेडी और जेडीयू एक है और सामने 2024 का चुनाव है। तो ऐसा तो नहीं है कि आरजेडी अपनी दावेदारी उन सीटों पे छोड़ देगी। 20-22 एमपी के आसपास जेडीयू वाले जीत के आए थे और 20-22 सीटें मिली थी और 17-18 या 16 एमपी जीत के आए थे। अब इन्हें तनाव हो रहा है। ये 16 एमपी सोच रहे हैं कि कहीं हमारी सीट आरजेडी वाला, अब मान लीजिए मैं 10,000 से या 5,000 से या 20,000 से जीता हूं, तो आरजेडी वाला भी दावेदार है। वो कहेगा कि इनके साथ एंटी इनकम्बेंसी है, ये सीट तो हम ही लड़ेंगे। तो ये एक चिंता खाई जा रही है। इस पर अभी एडजस्टमेंट पे बातचीत, लालू जी आएंगे तभी जा करके होगी। तो ऐसे में क्या बीजेपी फिलर्स दे रही है? क्योंकि बीजेपी, ये पता है बीजेपी को कि बीजेपी ने जब भी अच्छा प्रदर्शन किया है बिहार में तो वो तभी किया है जब जेडीयू के वो साथ रही है। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि चलिए जेडीयू साथ हो या ना हो, यहाँ जो जेडीयू और आरजेडी का कॉम्बिनेशन है, दिक्कत तो वो सबसे बड़ी है। अगर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, जेडीयू अलग, आरजेडी अलग, भारतीय जनता पार्टी अलग, तो शायद कुछ संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्हें लगता है बन सकती हैं। लेकिन जब आरजेडी और जेडीयू साथ में होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वो डर, खौफ लग रहा है कि चुनाव में क्या हो। भारतीय जनता पार्टी जो कर सकती है वो पुरजोर तरीके से करेगी। वो यही कर सकती है कि वो अपनी तरफ खींच सकती है जनता दल यूनाइटेड को। एक स्थिति ऐसी हो सकती है वापस, ताकि फिर से उसका एक विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाए। फिर उस स्थिति में उसे चिराग पासवान को समझाना होगा, जो कि और भी ज़्यादा करीब आ गए हैं अब जनता दल यूनाइटेड के निकलने के बाद। लेकिन बीजेपी की स्थिति मजबूत होती है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि बीजेपी में एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि अब ज़रूरत नहीं है नीतीश जी का वो जो जलवा था, अब वो जलवा जलाल है नहीं। तो आप घबराइए मत, आप चाहें तो उनको छोड़ सकते हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व को ये तय करना है कि अपनी ताकत पर वहाँ खड़ा हुआ जाए क्या। क्योंकि पहले ये होता था कि अपर कास्ट वोट जो है वो बीजेपी लेके आती थी और बैकवर्ड कास्ट वोट जो है वो जेडीयू लेकर के आती थी, और दोनों मिला करके विनिंग कॉम्बिनेशन में चले जाते थे। लेकिन बीजेपी ने हाल के दिनों में दूसरे राज्यों में देखा गया है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में उसने बैकवर्ड वोट्स में भी अपनी पैठ बना ली है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी रिस्क लेगी या फिर सोचेगी कि चलो विनिंग फार्मूला ले आते हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, क्या कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसमें जेडीयू आरजेडी दोनों अलग होकर लड़े और इधर बीजेपी अलग होकर लड़े और कांग्रेस इन दोनों में से किसी एक साथ हो जाए और त्रिकोणीय संघर्ष हो जाए? वो तो तभी होगा जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने के लिए मचल जाएंगे। और अगर वो ऐसा करते हैं कि भाई अब तो आ गया लोकसभा चुनाव, हमें दीजिए, अगर वो ऐसा करते हैं और तो पार्टी में टूट हो सकती है। क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत से विधायक सोच रहे हैं कि मुझे नीतीश के साथ रहने में फ़ायदा है, या फिर मैं जेडीयू का विधायक हूं लेकिन मुझे आरजेडी में चले जाने में फ़ायदा है, और आरजेडी अगर मुझे प्रॉमिस करती है कि अगली टिकट वो दे देगी तो क्या मैं उधर जा सकता हूं? क्या आपको लगता है नीतीश कुमार इतने कमज़ोर हो गए हैं, उनका बेस क्या कम हो गया है
जो कहा जाता था कि नीतीश कुमार जिधर सरकार उसकी, यानी मुख्यमंत्री वो और उनके पीछे जो भी आ जाए, आरजेडी जुड़ जाए या भारतीय जनता पार्टी जुड़ जाए, सरकार वो चलाएंगे। तो क्या वो बेस कुछ कम हुआ? आपको लगता है 24 हो या फिर 25 में फिर चुनाव होंगे राज्य के? उनकी ताकत विश्वसनीयता थी, विश्वसनीयता उनकी ताकत थी। जब वो बिहार में गए थे तो छोटा काम भी करते थे, तो बहुत तारीफ इसलिए होती थी कि बिहार लालू जी के राज में बहुत पीछे था। कानून व्यवस्था के सवाल पर, विकास के सवाल पर बहुत ज़्यादा कर गया इधर, बहुत प्रगति ऐसा भी नहीं कहूँगा, लेकिन सामान्य राज्यों से भी पीछे था। आज भी परीक्षाएं वहाँ समय पे नहीं हो पाती हैं, ग्रेजुएशन 3 साल में नहीं होता है, पहले लालू जी के दौर में भी नहीं होता था। कानून व्यवस्था की थोड़ी स्थिति सुधरी थी तो उसके लिए बहुत क्रेडिट मिला। सड़कें बनी, लेकिन उसमें बहुत सी सड़कें केंद्र सरकार की द्वारा बनाई गई, पर उसका भी उनको एक परसेप्शनल फ़ायदा हुआ है नीतीश जी को। पर वो क्रेडिबिलिटी बार बार आरजेडी की तरफ चले जाना, फिर बीजेपी की तरफ चले आना, फिर आरजेडी की तरफ चले जाना, उनकी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस जो है वो आज की तारीख में बढ़ी हुई है। तो नीतीश जी की शक्ति में थोड़ा क्षीणता वो तो स्पष्ट है, वो कमज़ोर हुए हैं। और देखिए आप, जो चिराग पासवान ने वो किया, वो उनके खिलाफ उम्मीदवार केवल किया खड़ा, और वहाँ वो समझिए कि उन्हें एकदम ही कमज़ोर कर दिया। वहाँ तो स्थिति ऐसी कर दी कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ खड़े नहीं किया, तो आरजेडी को फ़ायदा हुआ वहाँ पे, और ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। और नीतीश कुमार अपने इतिहास के सबसे कमज़ोर स्थिति में सीटों के लिहाज से हैं। हालांकि अपने वो गुणागणित से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन 40 के आसपास सीटें रह गई हैं, 243 का सभा है, विधानसभा है। तो आप जो कह रहे हैं वो तो सीटों के हिसाब से ही तय कर देते हैं। कमजोर नेता की जरूरत आरजेडी को भी है और बीजेपी को भी है, ये सबसे हैरानी वाली बात है। ये सबको माननी पड़ेगी। लेकिन देखिए, किसी प्रांत का कोई मुख्यमंत्री इतने साल रहा है तो उसके कुछ ट्रिक्स तो होते हैं अप हिज स्लीव्स, तो वो ट्रिक्स निकाल सकते हैं वो। एक तो उनके बारे में ये बात कही जाती है, और दूसरी बात है जहाँ फैसले अब जो 2, 4, 5% से हो रहे हैं, तो नीतीश के पास तो अब भी वोट परसेंटेज है ना, तो रिस्क क्यों ली जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में किस पोजीशन में है? भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन ये है कि उसके 3 साथी उससे अलग हो गए हैं, जो 2019 में 300 से ज़्यादा सीटें लाने में उसके मददगार थे। पंजाब में अकाली दल अलग हो गया है, महाराष्ट्र में शिवसेना अब उस रूप में है नहीं जिस रूप में वो सबसे बड़ी मददगार साबित होती थी। 48 सीटों वाला आप ये समझ लें कि वो राज्य है, और अधिकतर सीटें वहाँ इंडिया ने जीता था। अकाली दल पंजाब में इतने पुराना मित्रता टूट गया, बिहार में जेडीयू से टूट हो गई। तो तैयारियों का एक हिस्सा ये भी है कि क्या पुराने लोगों को जोड़ सकते हैं और किन शर्तों पर जोड़ सकते हैं। चलिए, ये तो बीजेपी की बात हुई। जेडीयू की बात सुन लीजिए। जेडीयू जिस तरह से था, कम एमएलएज आए थे, लेकिन आजकल हर व्यक्ति जो है वो अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है नीतीश जी के कम सीटों की वजह से। पहले तो वो सुधाकर सिंह और उस तरह से बयानबाजी आने लग गए, आरजेडी के नेता चैलेंज कर रहे हैं। अब तो जेडीयू के भीतर से उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने चैलेंज शुरू कर दिया है और कहा कि ये तो खत्म कर रहे हैं, ये तो पार्टी को सौंप रहे हैं तेजस्वी को, तो हमें तो जेडीयू को बचाना है। यानी कि पार्टी 2 फाड़ हो जाएगा, ये स्थिति बन रही है। आगामी 19 तारीख को बैठक है, तो उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं कुछ गणित में लगे हैं। और मत भूलिए कि एक आरसीपी सिंह है जो पर्दे के पीछे से उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, और वो जो वहाँ पर लवकुश का गणित बिठाया जाता है, कुर्मी और कोयरी जातियाँ साथ होती हैं और बड़ा वोट बैंक बन जाती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो सपोर्ट बेस केवल नीतीश के प्रति समर्पित था, अब वही सपोर्ट बेस के दावेदार ये लोग भी हैं, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, तो उनकी ताकत को और कहीं तो नहीं घटा देंगे। और इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, ये गणित तो दिमाग में नीतीश जी के चल ही रही होगी। केवल आरजेडी के साथ जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा कहते रहेंगे यार इन्होंने तो उत्तराधिकारी जेडीयू का तेजस्वी को घोषित कर दिया, तेजस्वी आरजेडी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, जेडीयू के उत्तराधिकारी कैसे हो सकते हैं। तो इस तरह से अस्थिरता जो है वहाँ की राजनीति में है। और भारतीय जनता पार्टी क्या जिस बारीकी से देख रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक कमी है, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विलक्षण चेहरा सामने खड़ा हो जाए जो कि उस स्तर पे भीड़ इकट्ठा करे और मुख्यमंत्री का चेहरा लगे आपको, वो दिखता नहीं है।
उत्तर प्रदेश वाली स्थिति नहीं है। कोई भी ऐसा आपको व्यक्ति नहीं, सब बड़े नेता हैं, कद्दावर हैं, कई बार से सुशील मोदी सांसद बनते आए हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति जिसके लीडरशिप में लोग खड़े होते हों, वो चेहरा नहीं है। नहीं था तभी तो नीतीश जी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए गए थे। याद करें 2005 में, अगर बीजेपी के पास होता तो वो अपना चेहरा बनाते। नीतीश जी का चेहरा इस्तेमाल हुआ था उस वक्त लालू जी को टक्कर देने के लिए। अब फिर से वहाँ पर चेहरा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि एक चेहरे की ज़रूरत अगर है, और 2024 अभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सी चीज़ें बाहर हो रही हैं, हिंडनबर्ग से लेकर के तमाम मुद्दे हैं, तो ऐसे में क्या दोस्ती कर ली जाए लोगों से? अच्छा, मुझे एक चीज़ और लगती है कि लोकसभा चुनाव में भले ही कोई रिस्क ना लेना चाहे, विधानसभा चुनाव में रिस्क ले लेंगे। एक राज्य है वहाँ पे, चलिए अब सरकार नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोकसभा के चुनाव उसमें रिस्क लेना थोड़ा जो है मुश्किल है। बिल्कुल और है। शायद इन्हीं गुणागणित को ध्यान में रख के कुछ कॉल वाला जो सीक्रेट कॉल है, उसका कुछ कॉम्बिनेशन, महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, हिंडनबर्ग का सवाल, चीन का सवाल, मुद्दे के तौर पर पिछली बार से संभवतः ज्यादा मुद्दे रहेंगे इस बार विपक्षियों के पास। ऊपर से विपक्ष का एक चेहरा बनना चाहते हैं नीतीश जी, कभी इनसे साथ मीटिंग करते हैं, कभी उनके साथ मीटिंग करते हैं, तो कहीं उसको खत्म, हालांकि उन्होंने पीछे कहा है कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके पहले भी वो कुछ और कह करके वो जो मैकियावेलियन पॉलिटिक्स होता है, तो उसके वो बहुत ही अच्छे, और भाई उनकी जो एक गुणागणित बैठाने की क्षमता है उसके तो उनके विरोधी भी कायल मानते हैं। तो ऐसे में नीतीश जी आगे क्या करेंगे, क्योंकि बहुत अस्थिरता है, ये सरकार बहुत तरीके से चल नहीं पा रही है, ये हकीकत है। तेजस्वी मजबूत होते चले जा रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड उस तरह से मजबूत नहीं रह पा रही है। 25 तारीख को बताते हैं कि महा रैली है दोनों पक्षों की एक ही दिन। 25 फरवरी को अमित शाह जा रहे हैं और वो एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं वाल्मीकि नगर में और फिर पटना में भी, और 25 तारीख को ही पूर्णिया में महागठबंधन वालों की भी रैली है, जो 7 दल तेजस्वी यादव और नीतीश के नेतृत्व में, उनकी भी रैली है। और देखिए शक्ति प्रदर्शन अभी चल रहा है, पर यही कहना चाहूँगा आखिर में कि अभी भी जो है इश्क के इम्तहान बाकी है, और कुछ न कुछ देखिए ये जो सियासी गणित है वहाँ पर, उसमें बदलाव आने वाले दिनों में आ सकता है। चलिए संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि ये जो कॉल गया है अमित शाह का दिल्ली से बिहार मुख्यमंत्री के पास, उसमें क्या कुछ बातचीत हुई होगी, क्या कोई नया गणित बैठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव, लोकसभा के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।